हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारा टॉपिक है बिलिरुबिन। पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है बाय द डेड रेड ब्लड सेल्स। ये जो पिगमेंट होता है ये येलो कलर का होता है। इसके दो टाइप होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये जो बिलिरुबिन होता है ये बाइल पिगमेंट्स का पार्ट होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बाइल पिगमेंट से। फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स आर कलर्ड कंपाउंड एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल। जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो कलर कंपाउंड होते हैं और एक्सक्रीट आउट होते हैं बाइल के अंदर। बाइल क्या होता है? अ थिक येलो और ग्रीनिश फ्लूइड। ये कैसा फ्लूइड होता है? ये एक थिक येलो और ग्रीनिश फ्लूइड होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय लीवर, जो कि लीवर के थ्रू सिक्रेट आउट होता है एंड एड्स इन द डाइजेशन। किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फैट्स को अब्जॉर्ब करता है ड्यूडेनम के अंदर। एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैनी बाइल सॉल्ट्स। इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। ये सारी चीजें बाइल के अंदर होती हैं। अगेन बैक टू द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एचबी डिग्रेडेशन। जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये एंड प्रोडक्ट होते हैं एचबी डिग्रेडेशन। मतलब जब एचबी का लाइज होता है, जब एचबी डिग्रेड होता है, जिसके अंदर से हीम और ग्लोबिन निकलता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। दे आर एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में एसिडिक होते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स आर ब्लीवर्डिन, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, एंड ब्लिरुबिन, जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है इन आवर बॉडी। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? ब्लीवर्डिन ग्रीन कलर पिगमेंट, bilirubin yellow color pigment. After that, here is the bilirubin metabolism. मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स डेड आरबीसी। ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जो रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, लीवर हो गया। जो इनके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो आरबीसी को किल करते हैं, ठीक है, और वहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं बाइल पिगमेंट्स। एंड बाइल पिगमेंट्स डेली पर डे हमारी बॉडी में कितना सिक्रेट आउट होता है? 250 टू 280 mg पर 24 आवर। और अगर 1 ग्राम ऑफ एचपी होगा तो उसके अंदर से 35 mg ऑफ बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट होता है। सो नाउ हियर इज अ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले क्या होता है? जो आरबीसी होता है, हम सबको पता है जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या है? रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन है, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं आफ्टर 120 डेज आरबीसी को लाइज करते हैं। लाइज करने के बाद उसके अंदर से क्या स्प्लिट आउट होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन निकलता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन होता है हीम एंड सेकेंड वन इज ग्लोबिन। अब ये जो ग्लोबिन होता है ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। एंड देन ये जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट भी दो चीजों में डिवाइड होता है, एक आयरन एंड ब्लीवर्डिन। ये जो आयरन पार्ट है वो हमारे ब्लड में वापस चला जाता है, रीयूज होता है हमारी बॉडी में एंड स्टोर हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस में हेल्प करता है आयरन, रीयूज होता है, स्टोर हो जाता है। एंड देन उसके बाद जो ब्लीवर्डिन है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। एंड ब्लीवर्डिन के ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा जो जिसका नाम है ब्लीवर्डिन रिडक्टेज। और वो क्या करेगा? ब्लीवर्डिन को डिग्रेड करेगा, मतलब तोड़ देगा, किसमें? बिलिरुबिन में। अब ये जो बिलिरुबिन बना है ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। ये जो बिलिरुबिन है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होता है। उसके बाद क्या है? ये जो बिलिरुबिन है ये लीवर में जाएगा, लेकिन बिलिरुबिन डायरेक्टली लीवर में नहीं जा सकता है। पहले बिलिरुबिन को ब्लड में जाना पड़ेगा। ब्लड में जाने के बाद प्लाज्मा अल्बुमिन के साथ बाइंड अप होगा। बाइंड अप होने के बाद वो लीवर में जाएगा। लीवर में जाकर जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अभी जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अगेन येलो कलर का कंपाउंड है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। अब ये वाटर सॉल्युबल होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाटर इनसॉल्युबल है, बट जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन
कहाँ से बन रहा है, ब्लीवर्डिन से, लेकिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ पर बन रहा है, लीवर के अंदर बन रहा है। अब क्या है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये ड्यूडेनम में जाएगा एंड देन ड्यूडेनम से ये कॉलोन में जाएगा। कॉलोन में जाने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, और उसको दो चीजों में डिवाइड कर देंगे, एक होगा यूरोबिलिनोजन एंड सेकंड वन इज स्टर्कोबिलिनोजन। जो यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन है इसका 80 to 90% जो हिस्सा होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टर्कोबिलिन में, जो कि हमारी फीसिस, जो कि स्टूल है, उसको नॉर्मल जो उसका कलर होता है ब्राउन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फीसिस को ब्राउन कलर मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन 80 to 90% हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द फीसिस। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ 10 to 15% यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन है उसमें उसका भी आधा पोर्शन वापस लीवर में जाता है। अब जब ये आधा पोर्शन वापस लीवर में जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। एंड वही 10 to 15% पोर्शन में से जो रीअब्सॉर्ब्ड बिलिरुबिन था, जो रीअब्सॉर्ब्ड यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन था, वो किस में गया, किडनी में गया। किडनी में जाने के बाद वो यूरोबिलिन पिगमेंट बनाएगा जो कि हमारे यूरिन को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये जो बिलिरुबिन है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था हमारा बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म। सो नाउ हियर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। So first, in liver, bilirubin is bind with glucuronic acid with the help of an enzyme. This bilirubin is known as conjugated bilirubin. Conjugated bilirubin क्या होता है? जो conjugated bilirubin होता है वो लीवर के अंदर बनता है और लीवर के अंदर वो एक एंजाइम की हेल्प से एक एसिड के साथ अटैच होता है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, एंड देन बिलिरुबिन फॉर्म होता है जो कि conjugated bilirubin होता है। एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, in the plasma, bilirubin is attached with the plasma albumin and forms unconjugated bilirubin. प्लाज्मा के अंदर जो बिलिरुबिन होता है वो प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड इसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। कौन सा बिलिरुबिन कहते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है और इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। उसके बाद जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर सॉल्युबल तो होता है लेकिन वो फैट इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि वो फैट में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो फैट में सॉल्युबल होता है। उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वेरी लेस टॉक्सिक, ये बहुत कम टॉक्सिक होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के कंपैरेटिवली। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वेरी लेस टॉक्सिक होता है, उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है एंड इजिली रिमूव फ्रॉम बॉडी, और बॉडी से बहुत इजिली रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिन। किसकी फॉर्म में, यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में आराम से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो कि मैंने आपको मेटाबॉलिज्म में अभी पढ़ाया था। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज टॉक्सिक सब्सटेंस, इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो सकता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। जब तक इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा ये हमारी बॉडी से डायरेक्टली रिमूव नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा एंड देन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन बनेगा एंड देन वो स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। उसके बाद conjugated bilirubin increased level may be responsible for the formation of gallstone। conjugated bilirubin का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। एंड अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा तो वो हमारे नर्वस टिश्यू को भी इफेक्ट कर सकता है। आफ्टर दैट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अभी मैंने आपको मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया था कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर में जाता है और लीवर में जाने के बाद एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोनिक एसिड के साथ अटैच होगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है किससे बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बनता है। एंड जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिड्यूस्ड बिलिवर्डिन। ये किससे बनता है, रिड्यूस्ड बिलिवर्डिन से
बनता है। जब HB डिवाइड होता है हीम और ग्लोबिन पार्ट में, एंड हीम से क्या निकलता है, ब्लीवर्डिन एंड आयरन निकलता है। जो ब्लीवर्डिन होता है उसके ऊपर ब्लीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम वर्क करता है और क्या बनाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था। एंड देन उसके बाद जो नॉर्मल रेंज है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की अप टू 0.2 mg/dl है, एंड जो नॉर्मल रेंज है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की दैट इज अप टू 0.8 mg/dl। सो ये तो हो गया डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अभी हम सारी नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं, मतलब कि जो टोटल बिलिरुबिन होता है वो कितना होता है अडल्ट की बॉडी में, 0.2 to 1.2 mg/dl, एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.0 to 0.2 mg/dl, एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 0.0 to 0.8 mg/dl, जो कि अभी मैंने ये दोनों आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद देखिए, अगर व्हेनेवर बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन है अगर वो इंक्रीज होगा 2.5 mg/dl, तो हम उसको कंसीडर करेंगे एज इन जॉन्डिस। मतलब जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया होता है। एंड देन अगर मान लीजिए बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जॉन्डिस हुआ है बॉडी में, तो उसको हम कवर कैसे करेंगे, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जितना आप वाटर पी सके उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप वाटर का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो बिलिरुबिन यूरिन के थ्रू उतना ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा। एंड देन अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, एंड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कंजप्शन ज़्यादा करें, और साथ में फाइबर का इंटेक भी इंक्रीज होना चाहिए। सो जो जॉन्डिस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। सो प्री हिपैटिक का मतलब क्या होता है, जब पैथोलॉजी बिफोर लीवर, मतलब कि जब लीवर से पहले कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको क्या बोलते हैं, प्री हिपैटिक। हिपैटिक का मतलब होता है पैथोलॉजी इन लीवर, मतलब कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। एंड पोस्ट हिपैटिक का मतलब होता है पैथोलॉजी आफ्टर लीवर, दैट मीन्स लीवर के बाद कोई भी प्रॉब्लम है, डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज। एंड देन उसके बाद देखिए, हम पहले पढ़ेंगे प्री हिपैटिक। सो प्री हिपैटिक में क्या होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगा, दैट मीन्स आरबीसीज का हीमोलाइसिस होगा वहां पर। ये कब हो सकता है, अगर कोई भी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर, या फिर हीमोलाइटिक अनीमिया है। सो व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया गोइंग ऑन, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी लाइसिस, तो हीमोलाइटिक अनीमिया होगा तो आरबीसी का जो लाइसिस है वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, आरबीसी लाइसिस रेट विल बी इंक्रीज्ड इन द ब्लड, ठीक है। दैट इज देयर इज अ हैवी लोड ऑन स्प्लीन। अब हमें पता है कि जो आरबीसी लाइज होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं। अब जैसे ही आरबीसी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा उनका, तो स्प्लीन के ऊपर जो लोड है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, तो स्प्लीन कन्वर्टेड हीम इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो स्प्लीन क्या करेगा, हीम को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कहाँ जाएगा, लीवर में फॉर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा लीवर में, एंड देन उसके बाद वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, इंटेस्टाइन में जाने के, डक्ट में जाने के बाद फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, एंड यूरिन के थ्रू होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, 80% ऑफ बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड इन स्टूल, जो स्टूल में बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट होगा वो 80% होगा, इसीलिए स्टूल का कलर डार्क होगा इसमें। एंड 10 to 20% जो बिलिरुबिन होता है वो रीअब्जॉर्ब्ड होता है। मैंने आपको साइकिल में बताया था, मेटाबॉलिज्म में कहाँ जाता है, वो लीवर में जाता है और किडनी में जाता है, ठीक है। तो जाता है और किडनी में से यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, क्योंकि उस यूरिन का कलर भी इसमें डार्क होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें क्या क्या पैनल इसके अंदर इंक्रीज होंगे। जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, उसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इसीलिए वो इंक्रीज होगा प्री हिपैटिक जॉन्डिस में। एंड उसमें क्या होगा, एएसटी जो कि आरबीसी से आता है, दिस इज अ एंजाइम जो कि आरबीसी के अंदर एंजाइम होता है, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा। और जो रेस्ट ऑफ एंजाइम है, एएलपी लीवर का एंजाइम है वो नॉर्मल रहेगा, और जो डक्ट के एंजाइम है एएलपी और जीजीटी वो भी नॉर्मल रहेंगे। ये किन केसेस में होता है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक अनीमिया के केस में हो सकता है, मलेरिया या सेप्टिसीमियास के केसेस में भी हो सकता है, एंड क्रॉनिक अल्सर के केस में भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड वन इज हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पैथोलॉजी इन द लीवर, मतलब कि लीवर में जब कोई दिक्कत आ रही होती है। तो लीवर में क्या होता है, ये कब होता है हिपैटिक जॉन्डिस, अगर हेपेटाइटिस हुआ हो, ABCD कोई भी हेपेटाइटिस हुआ वो, या फिर वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहल या सिरोसिस हेपेटाइटिस, इन सब के केस में क्या होता है, जो हिपैटोसाइट होते हैं लीवर के अंदर वो इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं।
इन्फ्लाम्ड होने की वजह से जो हिपेटोसाइट इन्फ्लाम्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं अपने अंदर, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर के अंदर जाता है एंड लीवर के अंदर जाने के बाद वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बनता है ना, कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर के अंदर जा रहा है, लेकिन लीवर के अंदर हिपेटोसाइट इन्फ्लाम्ड है, वो उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको बैक कर देंगे कि आप ब्लड में वापस जाओ, वो हम आपको नहीं संभाल सकते हैं। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में चला गया एंड जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ऑलरेडी लीवर के अंदर, वो हिपेटोसाइट से कहाँ, इन्फ्लाम्ड हिपेटोसाइट से कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में जाएगा एंड इंटेस्टाइन में जाने के बाद यूरिनोजन और स्टर्कोविनोजन में कन्वर्ट होगा। इनमें से 80 to 90% जो स्टूल के जरिए निकल जाएगा, जो कि नॉर्मल, इसलिए उसको नॉर्मल कलर ऑफ स्टूल होगा, एंड रेस्ट ऑफ 10 to 20% जो रीअब्सॉर्ब होगा वो बैक टू द लीवर, लीवर में जाएगा। अब क्या है, जो लीवर है वो काम तो अच्छे से कर ही नहीं रहा है ना, तो क्योंकि उसकी हिपेटोसाइट इन्फ्लाम्ड हो रखे, इसलिए वो लीवर क्या करेगा, वो वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को क्या करेगा, वापस से सर्कुलेशन में भेज देगा, और सर्कुलेशन में जाने के बाद वो जाएगा किडनी में, और किडनी उसको फिल्टर करेगी, और क्योंकि किडनी के ऊपर जो स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा, तो इसीलिए जो यहाँ पर यूरिन है वो डार्क कलर का आ जाएगा। और जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो तो इजीली निकल गया, पास आउट हो गया बॉडी में से, इसीलिए स्टूल का कलर नॉर्मल है यहाँ पर। लेकिन जो रेस्ट ऑफ बिलिरुबिन था, जो 10 to 20% था, वो पास आउट नहीं हो पाया। अब वो लीवर में तो गया वापस से, लेकिन लीवर ऑलरेडी इन्फ्लाम्ड हो रखा है, उसकी हेपेटोसाइट इन्फ्लाम्ड हो रखा है, तो उसने क्या किया, अपने पास ना रख के उसको ब्लड में भेज दिया। ब्लड में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, अब किडनी में जाएगा। किडनी के ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ गया, किडनी से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, तो यूरिन के ऊपर बिलिरुबिन का वर्कलोड जब ज्यादा आ जाएगा तो ऑब्वियसली यूरिन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। एंड देन इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, और इसमें एएसटी जो कि कॉमन है एंजाइम ऑफ आरबीसी, ठीक है, वो 2+ में चला जाएगा। एएलटी जो कि लीवर एंजाइम है वो हाई ही हो जाना है, वो तो इंक्रीज हो जाएगा, तो 3+ हो जाएगा। एएलपी एंड जीजीटी 1+ रह जाएंगे। किन केसेस में होता है ये, एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है जो कि लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस के केस में होता है, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के केस में भी ये होता है। इसके बाद हियर इज अ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। सो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, देयर इज अ पैथोलॉजी आफ्टर द लिवर, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम आफ्टर द लिवर। तो बाद जो भी सिस्टम आता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो प्री हेपेटिक का जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो बाइल डक्ट होते हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्शन कम इन द बाइल डक्ट ड्यू टू स्टोन, स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर ट्यूमर इन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर अगर ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज, जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दैट इज देयर इज अ ब्लॉकेज, वहां पर ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जो लीवर से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा था, वो गोज टू ब्लड, ठीक है। वो ब्लड में जाएगा और लीवर में जाएगा। क्यों जाएगा ब्लड में और लीवर में, क्योंकि बाकी के जो आगे का एरिया है, जो कि हमारा कोलोन है, जो कि हमारे बाइल डक्ट्स है, ठीक है, वहां पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहां से तो वो बाहर निकल ही नहीं सकता। अब वो बैक ही तो जाएगा वापस, तो कहाँ जाएगा, वो ब्लड में और लीवर में चला जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी इंक्रीज, इसीलिए जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाइल डक्ट के थ्रू होकर ही तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था। अब बाइल डक्ट ही ऑब्स्ट्रक्ट हो रखे हैं, बाइल डक्ट का रास्ता ही रुका हुआ है, तो वो बाहर तो निकल ही नहीं सकता, वो वापस किस में जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और लीवर में चला जाएगा। इसीलिए जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा इसमें, और यूरिन का कलर इसमें डार्क रहता है एंड स्टूल का कलर इसमें कलरलेस होता है। क्यों रहता है कलरलेस स्टूल का कलर, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो स्टूल के जरिए पास आउट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो बाइल डक्ट में तो जा ही नहीं सकता है, तो बाइल डक्ट में जब जाएगा ही नहीं तो वहां से जो स्टर्कोबिलिन पिगमेंट है वो स्टूल के अंदर नहीं जा सकता है, इसीलिए स्टूल विल बी कलरलेस एंड जो यूरिन है वो डार्क येलो कलर होगा। क्यों, क्योंकि जितना भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अब वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद वो जाएगा किडनी में, और किडनी उसको फिल्टर करेगी। अब किडनी फिल्टर करेगी तो किडनी के ऊपर बिलिरुबिन का लोड आ गया हाई, तो इसीलिए यूरिन का कलर विल बी डार्क।
सो क्या होगा इसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दैट इज डायरेक्ट बिलिरुबिन विल बी इंक्रीज, ठीक है। और जो AST है दैट इज एंजाइम ऑफ RBC वो 1+ रहेगा, ALT लिवर एंजाइम 1+ रहेगा, एंड जो डक्ट एंजाइम है वो 3+ चले जाएंगे क्योंकि डक्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है। एंड देन ये किस केसेस में होता है, गॉल स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो उसकी वजह से हो सकता है, एंड कार्सिनोमा ऑफ बाइल डक्ट में कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पेनक्रियाज में कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक बिलिरुबिन। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था, एंड सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।